हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दीर्घकाल में उत्पादन लागत। दीर्घकाल मतलब समझते हैं ना। दीर्घकाल का मतलब होता है एक लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे टाइम का समय, एक ऐसा समय जहाँ उत्पादन के जितने भी साधनों का प्रयोग किया जाता है सबको परिवर्तित किया जाता है, सबको बदला जा सकता है। तो उत्पादन का कोई भी साधन जब परिवर्तनशील नहीं होता है तो उन साधनों को बदला जाता है। ऐसे में दीर्घकाल में जब सभी साधनों का प्रयोग करते हैं उत्पादन के लिए, तो उस पर जो भी खर्च करते हैं ना, उसको हम दीर्घकालीन लागत के नाम से जानते हैं। तो आज की इस क्लास में हमें ये पढ़ना है कि दीर्घकाल में लागत का व्यवहार कैसा होता है, लागत का विश्लेषण करेंगे, यानी कि दीर्घकाल में लागत उत्पादन संबंध की, दीर्घकाल में उत्पादन लागत क्या होती है, किस प्रकार से इसका व्यवहार होता है और इसके कितने प्रकार है, इनकी बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया है कि दीर्घकाल में उत्पादन की दशाएं जो होती हैं, क्योंकि अल्पकाल अलग मामला होता है। अल्पकाल में उत्पादन की जो साधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। क्योंकि कुछ साधनों को हम अल्पकाल में नहीं बदल सकते, जैसे लैंड हो गया, मशीनें हो गई, ये सब आप जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। जबकि हमारे पास दीर्घकाल का समय होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, ऐसमें हम उत्पादन के साधनों को बदल सकते। तो उत्पादन के साधनों पर व्यय करेंगे, वही तो हमारा लागत होता है। तो ऐसे में क्या होता है ना, जब साधनों दीर्घकाल में हम उत्पादन को अलग अलग साधन को अलग अलग कैटेगरी में नहीं बांट पाते हैं। इसका मतलब है दीर्घकाल में सभी साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब होता है जब सभी साधनों को बदला जा सकता है तो लागत में भी सभी प्रकार के बदलाव होंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से उत्पादन के जब सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं तो यहाँ पर परिवर्तनशील लागत का लागत जो होता है ना, वो बदलता रहता है उत्पादन के अकॉर्डिंग। अब ये किस प्रकार से होता है, जब हम दीर्घकाल में उत्पादन लागत की बात करते हैं तो दीर्घकाल में उत्पादन लागत के दो प्रकार होते हैं। एक होता है, जैसे नॉर्मली हमने पढ़ा था, अल्पकाल में उत्पादन लागत की कुल लागत, टीसी पढ़ा था, टीएफसी पढ़ा था, टीवीसी पढ़ा था, फिर एसी पढ़ा था और तमाम प्रकार। लेकिन यहाँ पर दीर्घकाल में, क्योंकि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, कोई स्थिर नहीं होता है, कोई परिवर्तनशील नहीं होता है, सारे के सारे एक जैसे होते हैं, सारे परिवर्तनशील होते हैं, कुछ भी स्थिर नहीं होता है। ऐसे में उत्पादन लागतों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है दीर्घकालीन औसत लागत, जिसको बोलते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जिसको शॉर्टकट में एलएसी बोलते हैं। और दूसरा होता है दीर्घकालीन सीमांत लागत, जिसको शॉर्टकट में एलएमसी बोलते हैं। एल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को समझना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घकालीन औसत लागत की। देखिए दीर्घकाल में क्या होता है ना, जब औसत लागत की बात करते हैं तो दीर्घकालीन औसत लागत जो है अल्पकालीन औसत लागत से मिलकर बनती है। कोई भी उत्पादन क्यों ना होता है, जब वो उत्पादन प्रक्रिया करता है तो छोटे स्तर से शुरू करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो हर, जैसे पहले छोटी मशीन का प्रयोग किया, उत्पादन बड़ा, बड़ी मशीन लगा दी, फिर उसमें और बड़ी मशीन लगाए। तो हर एक मशीन का एक एवरेज प्रोडक्शन होता है और उसकी एक एवरेज कॉस्ट होता है। तो जब सभी कॉस्ट को आपस में मिलाते हैं तब जाके वो दीर्घकालीन औसत लागत के रूप में बदलती है, इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में प्रोफेसर जे एन बेन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे अपने, जिन्होंने लागत से संबंधित एक वो है ये साथ ही साथ अकाउंटेंट भी रहे हैं। और लागत के संबंधित विश्लेषण में उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र वह वक्र है जो दीर्घकाल में उत्पादन के प्रत्येक संभव स्तर के लिए न्यूनतम लागत को प्रकट करता है। मतलब एक एवरेज कॉस्ट जो पर यूनिट कॉस्ट को बताता है कि हम जो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन करते हैं दीर्घकाल में, तो एवरेज जो कॉस्ट होती है, औसत लागत बताती है कि हम उत्पादन में मिनिमम लागत किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में जो न्यूनतम लागत होती है उसे हम औसत लागत के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। दीर्घकालीन औसत लागत उत्पत्ति को विभिन्न मात्राओं को उत्पन्न करने की प्रति इकाई न्यूनतम संभव लागत को बताती है। जो दीर्घकालीन औसत लागत होता है ना, एलएसी, ये बताता है कि उत्पादन दीर्घकाल में जब हमें उत्पादन करना है तो उत्पादन की विभिन्न मात्राओं के लिए न्यूनतम लागत कितनी होगी। जो न्यूनतम लागत होती है ना, उसी को हम जो है औसत लागत के नाम से जानते हैं। अब देखिए, क्योंकि लंबा टाइम है, दीर्घकाल का समय है, हमारे पास उत्पादन के लिए, साधनों के बदलाव के लिए बहुत अच्छा समय होता है। तो ऐसे में हम दीर्घकाल में, एक मैंने क्या कहा अभी,
फर्म की शुरुआत छोटे मशीनों से होती है, प्लांटों से होती है, फिर धीरे-धीरे उत्पादन के बढ़ने के साथ-साथ प्लांटें बढ़ती चली जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ एक उत्पादक को पता चल जाता है कि हम अपने उत्पादन प्रक्रिया में किस मशीन का प्रयोग कब और कितना रख सकते हैं। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, उस कैपेसिटी को पूरा करने के लिए कितनी मशीनें, कितनी प्लांट होना चाहिए। और जो मशीन और प्लांट होना चाहिए उसके लिए हमें कितना खर्च करना है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मिनिमम खर्च करते हुए, कम से कम खर्च करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन की बिंदु को हासिल किया जा सके। ऐसे में दीर्घकाल में छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हुए हमें एक ऐसे स्तर को ढूंढना होता है जहां पर न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके, तो उसे हम औसत लागत की बिंदु बोलेंगे। दीर्घकाल में एक उत्पादक उस संयंत्र से उत्पादन करेगा जिससे औसत लागत न्यूनतम होती है, ठीक है ना? जैसे ये विभिन्न पहले एक मशीन का प्रयोग कर लिया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, जितनी मशीन कर लिया, हर एक मशीन में से उस मशीन का या फिर उस प्लांट का या फिर उस साधन को देखा जाता है जिस साधन से न्यूनतम, जिस साधन के लिए कम से कम खर्च है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में होता है एक मशीन खरीद पाएंगे, दो से ज्यादा तो नहीं, लेकिन लंबा टाइम में हम हर एक मशीन को टेस्ट करके देख सकते हैं किस मशीन से हमारा प्रोडक्शन, किस साधन से हमारा प्रोडक्शन जो है अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारे जो खर्चा होता है, जो लागत होती है, न्यूनतम होगी। ऐसे में जो ग्राफ बनाते हैं, जैसे जैसे हम उत्पादन प्रक्रिया करते चले जाते हैं, ग्राफ हमेशा नीचे आता है इस तरह से, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर हमें लाभ अधिक होना होता है। फिर धीरे-धीरे जब उत्पादन में हानियाँ बढ़ने लगती है तो हमारा घाटा होने लगता है, यानी कि हमारा कॉस्ट बढ़ने लगता है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारा एवरेज कॉस्ट न्यूनतम होता है, हम यहीं पर उत्पादन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें यहाँ पर भी जो औसत लागत होता है दीर्घकाल में वो यू आकृति का बनता है। उत्पादन के साथ-साथ जो औसत लागत होती है वो भी कम होती चली जाती है और धीरे-धीरे एक टाइम ऐसा तो न्यूनतम फिर वो ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है। ठीक है? ये तो हो गया औसत दीर्घकाल में औसत लागत। अब इस औसत लागत की कुछ विशेषताएँ होती हैं। देखिए आपके सामने विशेषता है, कौन-कौन सी प्रमुख विशेषता है इसकी बात कर लेते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यानी कि एलएसी विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्रों से मिलकर बनी हुई, क्योंकि ये अल्पकालीन जो औसत लागत जिसको बोलते हैं नॉर्मली एवरेज कॉस्ट उसका योग होती है। दीर्घकालीन औसत लागत यू आकार का होता है। समय के साथ-साथ ये चपटा होता चला, ये चपटा लिखा हुआ है, चपटा होता हुआ चला जाता है, ध्यान में रखिएगा। पहले ये नीचे आएगा, यू होगा, धीरे-धीरे ये फैलता हो जाएगा, ज़्यादा लंबा टाइम उतना ही ये फैला बढ़ता चला जाएगा। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र एलएसी सभी अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को उसके न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श नहीं करती है। सभी के न्यूनतम बिंदु को स्पर्श नहीं करती, किसी एक को स्पर्श करेगी और जिस पे स्पर्श करेगी वही वास्तव में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को स्पर्श नहीं करता है, काटता नहीं, अर्थात ये किसी भी स्थिति में एसएसए से ऊपर नहीं जाता, कभी भी उसको ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, देखिए किसी को भी जो है इसकी काट नहीं रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, स्पर्श करता हुआ निकल रहा है, लेकिन किसी को भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। और नेक्स्ट है एलएसी रेखा फर्म विविध उत्पादन मात्राओं पर औसत लागत संभावनाओं को व्यक्त किए, हम विभिन्न अलग-अलग मात्रा के उत्पादन करने के लिए औसत लागत हमारा क्या होगा? जितना ज़्यादा बढ़ाते चलना है, हमारा औसत लागत भी बढ़ता चला जाएगा। और एलएसी संभावित उत्पादन मात्रा के लिए न्यूनतम संभव लागत की जानकारी, कि कितने उत्पादन के लिए कितनी लागत की आवश्यकता है, कितनी लागत आएगा, इस बात की जानकारी देता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है दीर्घकालीन सीमांत लागत। दीर्घकाल में सीमांत सीमांत का मतलब जो है ना एक अतिरिक्त, आपने पढ़ा था ना जब मैंने आपको नॉर्मल पढ़ाया था अल्पकाल में सीमांत लागत क्या बताता कि एक अतिरिक्त साधन के उत्पादन के लिए, एक अतिरिक्त साधन से उत्पादन की वृद्धि करने के लिए जो भी व्यय करना पड़ता है उसे हम सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो सीमांत लागत होता है ये भी यू आकृति का होता है। किसका का यू आकृति का होता है। हमें पता है कि यहाँ पर स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों का अंतर जो है समाप्त हो जाता है, संपत्ति लिखा हुआ ये समाप्त होगा। सभी लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं। दीर्घकाल में एक इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो भी वृद्धि होती है उसे दीर्घकालीन सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। यानी कि एक यूनिट को बढ़ाना है, उसके लिए जो भी लागत लगेगी दीर्घकाल में, उस लागत में जो भी वृद्धि होती है उसे ही हम जो है दीर्घकालीन उत्पादन लागत के नाम से जानते हैं। ये जो ग्राफ होता है इसका भी ग्राफ पहले नीचे बढ़ेगा, क्योंकि ये बार उत्पादन की मात्रा पर निर्भर, जैसे जैसे उत्पादन मात्रा बढ़ती चली जाएगी, पहले ये कम होगा, एक टाइम के बाद फिर उत्पादन कम होने लगेगी, फिर ये बढ़ने लगेगा। इस तरह से होता है। ठीक है? अब मेन पॉइंट ये है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वह दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा दीर्घकालीन औसत लागत में प्रमुख संबंध क्या है। अगर इनमें संबंधों की बात करते हैं
संबंध ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने अल्पकाल में पढ़ा था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए ये जो है हमारा दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है और ये नीचे वाला जो है दीर्घकालीन औसत लागत है, यानी कि ये हो गया LAC और ये हो गया हमारा LMC। ठीक है, जब जब हमारा औसत लागत गिरती है, देखिए औसत लागत कम हो रही है हमारी, तो LMC उससे कम होता है, ये नीचे गिर रहा है तो LMC उससे कम है। ठीक है, LAC न्यूनतम होती है जब हमारा ये औसत लागत जब न्यूनतम है, तब LMC उसके बराबर होते हैं, यानी कि इस वाले पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट P। इस पॉइंट पर हमारा LMC और LAC औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही बराबर हो रहा है। जब LMC वक्र LAC की अपेक्षा तेजी से नीचे की ओर गिरता है, तब तेजी से ऊपर की ओर, ये LAC जब ऊपर उड़ता है तो LMC जो है उससे तेजी से ऊपर उड़ता है और इस बिंदु पर हमारा ये वाला जो बिंदु होता है, इस बिंदु पर सब कुछ बराबर होता है। अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन सीमित लागत, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमित लागत सब आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन शॉर्ट में जो आता है वो भी आपको बता देता हूँ कि दीर्घकाल में औसत लागत वक्र यू आकृति का क्यों होता है। दीर्घकाल में औसत लागत आकृति वक्र जो है यू आकृति का क्यों होता है, यहाँ पर भी सेम वही रीजन है। उत्पादन, जैसे जैसे उत्पादन हमें, देखिए क्या होता है ना, अल्पकाल में दीर्घकाल में जब कोई फर्म उत्पादन आरंभ करती है तो LAC ऊपर से नीचे को गिरती है और फिर न्यूनतम होने के पश्चात बढ़ना शुरू, यानी कि पहले ये नीचे आता है फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दीर्घकाल में पैमाने की बचतें और पैमाने की हानियां काम करती हैं। पैमाने की बचतें जैसे जैसे दीर्घकाल का समय होता है, हमारे पास श्रम श्रम विभाजन का, मतलब श्रम बांट देते हैं, तकनीक की बचत होती है, तकनीक में सुधार कर लेते हैं, कम मूल्य पर कच्चा माल आने लगता है, ऐसे में साधन के मूल्य में हम बचत करते हैं। लेकिन कुछ हानियां भी होती हैं, जैसे उत्पादन का स्तर बढ़ गया तो प्रबंध की कुशलताओं की सीमाएं होती हैं, मैनेज करने में दिक्कत हो जाती है, कच्चे माल की लागत हो सकता है बढ़ जाए, यात्रा व्यय होता है, टेलीफोन व्यय होता है, कई तरह के खर्चे भी बढ़ने होते हैं। तो एक तरफ हमारी बचत होती है, दूसरी तरफ खर्चे यानी कि हानियां बढ़ती है, तो इन दोनों के आधार पर जो है औसत लागत वक्र में भी परिवर्तन आता रहता है। होता क्या है, जब उत्पादन की मात्रा में बड़े पैमाने की बचतें बड़े पैमाने की हानियों की तुलना में अधिक होती है, जब हमारी बचतें जो है उसकी हानियों से ज़्यादा होती, उस स्थिति में औसत लागत वक्र हमारा नीचे की ओर गिरेगा। जब बचतें और हानियाँ दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं, तब ये मैक्सिमम पॉइंट में आ जाता है और जैसे ही हमारी हानियाँ जो है बचतों से ज़्यादा हो जाती है, तब ये ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है। इसलिए इसको यू आकृति का बोलते हैं कि औसत लागत वक्र यू आकृति का होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन में शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। इसके बावजूद अगर कोई डाउट रह जाता है, बेझिझक अपने डाउट को जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपके डाउट का मुझे इंतजार रहेगा, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप BA BCom फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए लगातार कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, स्टैटिक्स भी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको आपके वेस्ट अरसद पेपर 1 पेपर सेकंड सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा कोई एक पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है, आपके कोर्स में है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, कहीं अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो वो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप में दीजिए। देखिए व्हाट्सअप, देखिए इस वीडियो में कॉर्नर वाले हर एक पेज में दे रखा है व्हाट्सअप नंबर में मुझे अपने डाउट्स वगैरह भेज दीजिए। हर एक डाउट को पूरा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड बाय।